सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फेडरल है, फेडरल है या यूनिटरी है। यानी कि हम परिसंघात्मक है, संघात्मक है या फिर हम एकात्मक है। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो सबसे पहले अगर इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फेडरल, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। तो कन्फेडरल में क्या होता है कि कन्फेडरल में सेंटर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता अलग से। जो स्टेट्स होते हैं या जो भी प्रोविंस होती है वहाँ की मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कुछ जो आपके कार्य होते हैं, जैसे मान लो आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी काम करना होता है या एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है या कम्युनिकेशन होता है, तो इस तरीके के जितने भी मैटर्स होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि इन मैटर्स को हम मिलकर सॉल्व करेंगे और बाकी मैटर्स जो होते हैं वो स्टेट अपने बिहाफ पे खुद से डील करता है। ठीक है, इसमें ना तो सेंटर का कोई अपना अस्तित्व होता है और ना ही सेंटर को इतनी कोई शक्तियां मिली होती हैं। जो आपके स्टेट्स या प्रोविंस कहें वो जब चाहे सेंटर से अपने आप को अलग कर सकते हैं। यानी कि कन्फेडरल सिस्टम की जो विशेषता है वो ये है कि सेंटर राज्यों के ऊपर निर्भर है, ना कि राज्य सेंटर के ऊपर निर्भर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेडरल, जिसको कि हम कहते हैं संघात्मक। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो आपका सेंटर होता है वो स्टेट के कारण ही अस्तित्व में आया होता है। यानी स्टेट ही मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कुछ मैटर्स जो हैं हम लोग इकट्ठे मिलकर डील करेंगे, जिसके लिए सेंटर बनाया जाता है। बट कन्फेडरेशन और फेडरेशन में एक जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है कि जहाँ कन्फेडरेशन में स्टेट्स या प्रोविंस को पूरी छूट होती है सेंटर से अलग होने की, वहीं पे फेडरेशन में स्टेट्स जो होते हैं वो सेंटर से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सबसे पहले इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है यूएसए, जो कि सबसे पहले क्या था, कन्फेडरेशन था, उसके बाद वो फेडरेशन में चेंज हो गया था। कैसे कि जब जब हम बात करें अमेरिका की, जब अमेरिका अस्तित्व में आया था उस टाइम पे जो सेंटर था अमेरिका में, वो सेंटर जो है स्टेट्स ने मिल के बनाया था। ठीक है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो सेंटर का वहाँ पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर की अलग से जुडिशरी है, स्टेट की अलग से जुडिशरी है। ठीक है, लेकिन जो ऐतिहासिक कुछ निर्णय वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने लिए, उस निर्णयों से ये चीज़ साबित हुई और ये चीज़ डिसाइड की गई कि वहाँ पे स्टेट्स को जो है अपने सेंटर से अलग होने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बात आती है आपकी यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। तो देखो, यूनिटरी सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज होती है कि सबसे पहले ये ऐसी जगह पे लागू होता है जहां पर जो आपकी सेंटर कहें या फिर हम ये कहें जो आपकी कंट्री है वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, जहाँ पे इसको लागू करना ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे सेंटर का रोल होता है, स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता। सेंटर जब चाहे किसी भी स्टेट को अबॉलिश कर सकती है, जब चाहे नए स्टेट को बना सकती है, बहुत सारे स्टेट को मर्ज कर सकती है, एक स्टेट से बहुत सारे स्टेट बना सकती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है ब्रिटेन। अब तीनों को देख के ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कन्फेडरेशन तो नहीं है एटलीस्ट। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टेट जब चाहे अलग हो सकते हैं। अब डिफरेंस आ जाता है दो चीज़ों में, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि हम फेडरल है या यूनिटरी हैं, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया था तो उस टाइम पे हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात मानी थी कि इंडियन का जो इंडिया सिस्टम है जो वो फेडरल की तरफ ज़्यादा है। यानी हम फेडरल सिस्टम है, हम यूनिटरी सिस्टम नहीं है। जिसमें अम्बेडकर जी ने ये चीज़ बोली थी कि भले ही देख के कई प्रोविज़न ऐसे लगता है कि हम यूनिटरी है, बट नहीं, हम क्या है, फेडरल कैरेक्टर के हैं। पर बहुत सारे ऐसे अदर थिंकर्स हैं जिन्होंने ये माना कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज ऑफ यूनिटरी इन नेचर एंड इट इज नॉट ऑफ फेडरल इन नेचर। ठीक है, तो अब आती है समस्या कि हम फेडरल हैं या यूनिटरी हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि फेडरल सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कहाँ तक आता है और जो यूनिटरी सिस्टम है उसकी क्या विशेषताएं हैं और हम कहाँ तक एज अ यूनिटरी सिस्टम काम करते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें कि जो फेडरल सिस्टम होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिवीजन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी पावर्स होती है उनको डिवाइड किया जाता है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और दोनों को ही डिस्क्राइब किया जाता है कि सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। दूसरी आती है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम में, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज इन अ रिटन फॉर्म, इसलिए ये चीज ध्यान दी जाती है कि जो भी सरकार काम कर रही है, जो भी उनके उत्तरदायित्व है, वो कहीं ना कहीं ऐसे होने चाहिए जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा क्या हुआ। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा सुप्रीम जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है। सरकार का जो भी काम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको ही अचीव करने के लिए होता है। थर्ड वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया जाता है, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी लिख दिया जाता है। ठीक है। फिर आता है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सपोज करो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम जब चाहें अपनी मर्जी से कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या फेडरल सिस्टम ऑफ करेक्टर बना रहेगा? बिल्कुल नहीं बना रहेगा। सेंटर उसको अपने तरीके से अमेंड करना चाहेंगे, स्टेट उसको अपने तरीके से अमेंड करना चाहेंगे और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं बनाएगा जिसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में इतना आसान नहीं होता है, वो रिजिड बना दिया जाता है। जिसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम अमेरिका में माने तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आपको एटलीस्ट 3/4 ऑफ स्टेट्स की आपको परमिशन चाहिए होती है, उनके रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है। अगर फिर फिफ्थ वन की बात करें, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, यानी कि यहाँ पर जुडिशरी जो होती है ना सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके एग्जीक्यूटिव से अलग होती है, बल्कि स्टेट्स के लिए अलग से जुडिशरी होती है और सेंटर के लिए अलग से जुडिशरी होती है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फेडरल की। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे अंदर कहाँ तक फेडरलिज्म है हम देख लेते हैं। क्या हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दिया हुआ है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अपने आप में खुद में एक पूरा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर कहें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये आपकी जुडिशरी ने भी, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी को ही माना जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ बिल्कुल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में there are provision related to the center and as well as there are provision related to the states also. rigidity of the constitution की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो उतना रिजिड नहीं है जितना कि यूएस में है, क्योंकि जहाँ यूएस में 3/4 जो स्टेट्स होती हैं उनकी आपको परमिशन चाहिए होती है, वहीं पर कुछ ऐसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे मैटर्स जो कि कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं, उन केसेस में कहीं तो कम से कम आधे राज्य यानी एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की आपको परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन हो गया, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेके चले तो जीएसटी हो गया जो कि इनके टैक्स सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कुछ हद तक हम रिजिड है, बट देर आर सम केसेस जिसमें कि हम अमेंडमेंट बिना किसी स्टेट के परमिशन के करते हैं, जैसे आर्टिकल 1 to 4 कि अगर आपको किसी नई स्टेट को ऐड करना है, अगर आपको स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है, आपको नाम चेंज करना है, आपको 2 स्टेट से मिलाकर एक स्टेट बनाना है, एक स्टेट से कई स्टेट बनाने हैं, तो इसमें आपको स्टेट्स की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जब चाहे सेंटर कर सकता है। तो अगर ये कैरेक्टर देखें तो हम यूनिटरी सिस्टम की तरफ ज़्यादा आता है। अब आता है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। अब इंडियन सिस्टम और यूएसए सिस्टम में जो एक डिफरेंस है वो ये आता है कि जहाँ पर यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो ओनली डील करता है विद द मैटर रिलेटेड टू द सेंटर, बट इंडिया में जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली आते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी वो डायरेक्टली कंट्रोल में है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी जितनी भी होती है वो हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट की एक ही होती है, क्योंकि जहाँ पे हाई कोर्ट सेंटर एज वेल एज स्टेट से रिलेटेड मैटर्स को सुनता है और सुप्रीम कोर्ट भी सेंटर एज वेल एज स्टेट से रिलेटेड मैटर को सुनता है, क्योंकि आर्टिकल 131 ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है और जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट के मैटर होते हैं तो वो डायरेक्टली जाते ही कहाँ पे हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो देयर आर सम फीचर्स की हमारे फेडरल सिस्टम के हैं, लेकिन कुछ फीचर है जो हमें लगता है कि नहीं ये यूनिटरी सिस्टम की तरफ ज्यादा है। आप देख लेते हैं कि इंडियन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में जो यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है, ठीक। ओके अभी तक हमने देखा कि फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषताएं हैं और इंडिया में वो कहाँ तक है। अब हम देखते हैं कि इंडियन सिस्टम में जो यूनिटरी सिस्टम है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम की, उसमें क्या होता है कि सेंटर स्टेट्स के लेवल पे आपके गवर्नर की नियुक्ति करता है, ठीक है, जो कि स्टेट के मैटर्स पे डील करता है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति हमारे यहाँ कौन करता है? राष्ट्रपति। तो गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, ठीक है, और जब सरकार चाहे गवर्नर को तभी हटा सकती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि गवर्नर का कोई फिक्स टर्म पीरियड नहीं होता है, ठीक है, और इसके लिए सेंटर की तरफ से हमेशा राज्यों पे एक दबाव बना रहता है, गवर्नर पे एक दबाव बना रहता है कि वो अपने काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता ना कि उसको कब हटा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपका आर्टिकल नंबर 249 ये कहता है कि अगर आपकी राज्यसभा को ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक पे एक्ट बनाना जरूरी है, तो वो क्या करती है, 2/3 ऑफ द मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले हैं उनकी रिकमेंडेशन से कोई भी बिल वो लेके आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा के सिर्फ सोचने मात्र से ऐसा हो जाता है, इसमें स्टेट्स की कोई भी उनकी भूमिका नहीं होती, उनसे कोई परमिशन नहीं ली जाती कि हम तुम्हारे इंटरेस्ट के किसी टॉपिक पे कोई एक्ट बनाने जा रहे हैं कि क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं और नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है कि जो सेंटर होता है वो अपनी मर्जी से किसी भी नए स्टेट को एडमिशन दे सकता है, उसको एस्टेब्लिश कर सकता है, और जिसके लिए सेंटर की तरफ से स्टेट्स के थर्ड वन इज एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 to 4, जिसमें कि आपको ये परमिशन होती है सेंटर को कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो किसी नए स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकता है, किसी नए स्टेट को एडमिशन कर सकता है, स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, और इसमें उन्हें स्टेट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर आता है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि अगर हम बात करें जैसे आर्टिकल नंबर 352, तो आर्टिकल नंबर 352 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को यानी आपके राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि वहां पर 3 कंडीशन, दैट इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन, जिसको कि आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से चेंज किया गया था, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और राष्ट्रपति के समाधान होने का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सीधा गवर्नमेंट का समाधान होने क्यों। तो गवर्नमेंट को कई बार अगर मान लो किसी पूरे देश को कंट्रोल करना है, स्टेट्स को कंट्रोल करना है, तो वो जब चाहे नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। दूसरा जो इससे भी ज़्यादा जो बड़ी चिंता की विषय होती है स्टेट के लिए, वो होती है आपकी इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 356, जिसमें कहते हैं कि राष्ट्रपति की सलाह पर या फिर राज्यपाल की सलाह पर या फिर अन्यथा ही जब राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि किसी स्टेट में ऐसी कंडीशंस हैं कि वहां पे अब जो भी कामकाज है वो एक नॉर्मल वे में नहीं चल सकता, तो वहां पे स्टेट इमरजेंसीज लगा दी जाती है, और इसका बहुत बार सेंटर ने नाजायज फायदा भी उठाया है। इसलिए हम मानते हैं कि स्टेट को जब इतनी परमिशन है ही नहीं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनिटरी नेचर है, ठीक है। उसके बाद होता है नो राइट टू सिसीड, इसका मतलब होता है कि जो स्टेट्स होते हैं उनको, क्योंकि हमारा सेंटर जो होता है वो स्टेट्स की जब मर्जी हुई कि एक सेंटर बना दिया जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट्स को सेंटर से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। 6th वन इज अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, जैसे कि अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जहां पर सीनेट में हर स्टेट से वहां पे 2 मेंबर भेजे जाते हैं आपकी राज्यसभा में, इट डजेंट मैटर कि राज्यों का साइज क्या है, बट इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन की हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक है। जैसे अगर यूपी की बात करें तो 31 सीट्स होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा सीट्स होती है, वही हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो कम है, साउथ स्टेट्स की बात करें तो कम है, तो ठीक है, इसका मतलब है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। अगर अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स में, इसका मतलब है कोई स्टेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन राज्यसभा और कोई स्टेट कम स्ट्रॉन्ग है इन राज्यसभा। फिर आता है नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा। अब देखो, राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर है जिनको नॉमिनेट किया जाता है और 238 ऐसे मेंबर है जिनको इलेक्ट किया जाता है। अब अगर जो 12 मेंबर आते हैं जिनको की नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो बेसिकली किसकी मर्जी से आते हैं,
सरकार की मर्जी से आते हैं, जिसकी सरकार है वही नॉमिनेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुमत है राज्यसभा में वो कहीं ना कहीं आपकी जो अभी आपकी आ, 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 तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कहीं ना कहीं बहुमत है आपका वो सरकार के पक्ष में होता है, क्योंकि 12 मेंबर तो उसके ऑलरेडी नॉमिनेट है वहाँ पे, ठीक है। सपोज करो किसी बिल के लिए उन्हें 12 मेंबर की ज़रूरत हो, 10 मेंबर की ज़रूरत हो, तो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं आपके, वो तो बिल्कुल ही आपकी सरकार के पक्ष में जाएंगे ना, वो सरकार का विरोध क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही नॉमिनेट करके भेजा है उसको। फिर 8th आता है ड्यूल सिटीजनशिप की एब्सेंस होती है। जो फेडरल सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको 2 नागरिकता होती है, आपकी सेंटर की भी एज वेल एज स्टेट की भी। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन में नहीं है। हमारे यहाँ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स की आपकी सिंगल सिटीजनशिप हो, यानी कि आप भारत के नागरिक हो, किसी भी स्टेट के नागरिक नहीं हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूनिटरी सिस्टम की आती है वो आती है रेसिडरी पावर विद द सेंटर, कि यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो सेंटर के पास है और वो स्टेट के पास नहीं है। यानी कि अगर कोई ऐसा मैटर आ जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डील नहीं करता है तो उसके बारे में सेंटर के पास शक्तियाँ होती है, सेंटर के पास सारे रिजर्व राइट होते हैं उस पर कोई भी एक्ट बनाने की, जो कि आपकी स्टेट के पास नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि फेडरल सिस्टम में ये जो रेसिडरी पावर होते हैं वो आपके कहाँ पे लाई करते हैं, विद स्टेट्स, नॉट विद सेंटर। फिर आता है नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट्स, कि अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खास बात है कि वहाँ पे सेंटर के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है और हर स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। बट इंडियन सिस्टम में ये नहीं है। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लेंथीएस्ट और बल्किएस्ट होने का एक रीज़न ये भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स दोनों के ही मैटर को शामिल किया गया है। सेंटर को भी डिटेल से बताया गया है और स्टेट्स को भी डिटेल से बताया गया है, ठीक है। स्टेट्स वीक इकोनॉमिक स्टेटस, अब क्या है हमारे यहाँ की, अगर हम बात करें कि जो फाइनेंशियल, अगर हम मैटर की भी बात करें तो फाइनेंस उसमें देखिए तो स्टेट्स जो होते हैं वो कमज़ोर स्थिति में होती है, यानी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए मोस्टली किस पे रहना पड़ता है, डिपेंड, सेंटर की ग्रांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। और अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है तो क्या वो उससे सेपरेट हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आती है आपकी नो क्लियर डिवीजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंडिया की बात करें या हम फेडरल सिस्टम की बात करें सबसे पहले सॉरी तो नेक्स्ट आता है नो क्लियर डिवीजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यानी अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जो सर्विसेज होती है सेंटर के लिए वो अलग होती हैं, स्टेट के लिए पब्लिक सर्विसेज के लिए अलग से एग्जाम्स होते हैं या वहाँ पे अलग से सिस्टम होता है सब कुछ। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर स्टेट का जो डिवीज़न है पब्लिक सर्विसेज के लिए वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो IAS IPS IFS ये सब कुछ जो भी डिसाइड होते हैं, स्पेशली आपके IAS IPS, ये जो किसके लोग होते हैं किस्म से देखा जाए तो सेंटर के, बट काम कहाँ पे करते हैं, स्टेट पे, ठीक है। तो यानी सेंटर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है हमारे यहाँ स्टेट पे। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ यूनिटरी सिस्टम की जो कि इंडिया में देखी जाती है। अब इतनी सारी बहस से हमें क्या चीज़ देखने को मिली है, यानी कुछ फेडरल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे यहाँ, कुछ यूनिटरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज़्यादा यूनिटरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है और कम फेडरल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम पे जब हम आज़ाद हुए तो हमारे यहाँ ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि आप सेंटर को स्टेट्स को अलग होने के राइट्स दे सको या फिर आप स्टेट के लिए अलग से चीज़ें डिसाइड कर सको, क्योंकि ना तो आपके पास उतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे और ना ही नेशनल इंटरेस्ट में वो कंडीशंस अवेलेबल थी, ठीक है। तो हमने देख लिया अब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी पे प्रोफेसर वेयर कहते हैं कि इंडियन सिस्टम को क्वासी फेडरल सिस्टम कहना ज़्यादा सही है, यानी कि हम यूनिटरी सिस्टम है जो कि कहाँ पे झुके हुए हैं, फेडरल सिस्टम की तरफ झुके हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो जाननी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।